नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के दोस्तों चैप्टर फर्स्ट का यानी कि जो कि हमारा जिसका नाम है दोस्तों राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसका दोस्तों हम एमसीक्यू देखेंगे। यानी कि इसमें हम सारे एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव हैं दोस्तों हम उसको देखने वाले हैं। दोस्तों यह वीडियो टोटली हिंदी मीडियम में होने वाला है और दोस्तों इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं बिना समय व्यर्थ करते हुए अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह यह है, रियासतों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल करने में किस नेता ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। यानी कि जब भारत में रियासतें थी आज़ादी के समय, उन्हें शामिल करने में भारत में किस नेता ने अहम भूमिका निभाई थी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम सबको पता है इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में विलय के लिए रियासतों के शासकों द्वारा किस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, उसे क्या कहा गया। यानी कि जो हमारे रियासतें थी भारत की आज़ादी के समय, उन्होंने जिन सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में अपने आप को शामिल किया था, उस सहमति पत्र को क्या कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर सहमति पत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जिसपे रियासतों के शासकों द्वारा मतलब हस्ताक्षर करके क्या किया जाएगा, खुद को भारत में शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं सहमति का विलय पत्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का संबंध किस प्रक्रिया से था। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसका संबंध जो था किससे था। तो क्या उसका संबंध ऑप्शन ए विभाजन, भारत के विभाजन से था, क्या संविधान के निर्माण से था, क्या ऑप्शन नंबर सी देशी रियासतों के भारत में विलय से था, क्या राज्यों के भाषाई पुनर्गठन से था। दोस्तों तो मैंने आपको अभी बताया कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसका संबंध किससे था, देशी रियासतों के भारत में विलय से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। ठीक दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सहमति का विलय पत्र। इसे भी आप याद रखिएगा, या कहीं कहीं पर इसे सिर्फ बोलते हैं विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के रजवाड़ों ने भारत के साथ अपना विलय का विरोध किया। यानी कि कौन सा ऐसा समूह था, जितना 4 समूह दिए गए हैं नीचे, उनमें से ऐसा कौन सा समूह है जिन्होंने भारत में अपने विलय का क्या किया था, विरोध किया था। यानी कि भारत में शामिल होने के लिए अपनी असहमति जताई थी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जूनागढ़, त्रावणकोर, हैदराबाद, ये सही हो जाएगा। क्योंकि जो ये समूह थे जूनागढ़, त्रावणकोर और हैदराबाद, ये सभी ने क्या किया था, अपने आप में भारत को शामिल करने से क्या किया था, मतलब उसका विरोध जताया था। यानी कि भारत में शामिल करने के लिए क्या किया था, अपने आप को सहमत नहीं किया था। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे इस चैनल पर राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान और सभी अन्य विषय जो भी आर्ट्स के हैं सभी को हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर अन्य सभी विषयों के वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देखना चाहते हैं, यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ चैप्टर फर्स्ट का पॉलिटिकल साइंस का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है जहाँ पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में आसान शब्दों में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और इस वीडियो को लाइक किए होंगे। दोस्तों अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आज़ादी के समय भारत में रजवाड़े की कुल संख्या कितनी थी। यानी कि दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में कितने रजवाड़े थे। दोस्तों ऑप्शन ए है 450, दोस्तों ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है दोस्तों हमारा 565, ऑप्शन बी है दोस्तों 600। तो दोस्तों जिसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 565। क्योंकि दोस्तों आज़ादी के समय भारत में कुल 565 रजवाड़े थे। दोस्तों इसको याद करने की आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। दोस्तों आप याद रखना, जो भारत था आज़ादी के समय 5-5 टुकड़ों में बटा हुआ था। यानी कि दोस्तों भारत का क्या था, 5-5 टुकड़ों में बढ़ गया था। ऐसे आप इसे याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, सरदार पटेल जी आए, उन्होंने क्या किया दोस्तों, छक्का लगा दिया और छक्का लगा कर क्या किया, ये 5-5 टुकड़ों को क्या कर दिया, एक कर दिया। तो इसी से आपको दोस्तों याद रहेगा 565। ठीक दोस्तों, और सरदार जी का मैंने नाम क्यों बताया, सरदार पटेल जी का। दोस्तों सरदार पटेल जी ने क्या किया था, इन सभी रजवाड़ों का एकीकरण किया था। तो इससे आपको 2 क्वेश्चन तैयार हो गया कि जो रजवाड़े थे उनका एकीकरण सरदार पटेल ने किया था और जो भारत के आज़ादी के समय रजवाड़े की कुल संख्या थी वो 565 थी। इसको आप याद रखने की ट्रिक भी बता दी है। यानी कि भारत के आज़ादी के समय कितने रजवाड़े थे, 565। अब आप इसे याद रखिएगा इस ट्रिक से। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के
पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों जो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे दोस्तों, वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। और दोस्तों ये पहले प्रधानमंत्री के साथ साथ पहले उप प्रधानमंत्री के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री भी थे। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने चैप्टर फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण भाग्य विधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि दोस्तों जो आज़ादी के समय हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने हमारे संविधान सभा में एक भाषण दिया था जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। तो दोस्तों इसको अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है यह पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन ए है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नहीं दोस्तों ये गलत है। दोस्तों ऑप्शन बी है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, हाँ दोस्तों ये ऑप्शन सही है। भारत एक खोज दोस्तों ये भी गलत है, और न्यू इंडिया ये भी गलत है। दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर ए बी है वो सही है, क्योंकि दोस्तों जो भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट है इसको हम ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 1951 में भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग कितनी थी? यानी कि दोस्तों जो हमारा 1951 का वर्ष था उसमें भारत में कुल कितने मुसलमानों की संख्या थी, आबादी थी, ये पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 5 से 7%, ऑप्शन नंबर बी है 8 से 9%, ऑप्शन नंबर सी है 10 से 12%, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 15 से 18%। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10 से 12%। यानी कि दोस्तों आज़ादी के समय भारत में मुसलमानों की कुल हिस्सेदारी या जनसंख्या दोस्तों वो 10 से 12% की थी कुल भारत की आबादी का। तो दोस्तों इसको याद रखने की ट्रिक है, आप याद रखिएगा जो घड़ी है दोस्तों उसमें सबसे ऊपर क्या होता है? यानी कि दोस्तों अगर आप घड़ी देखेंगे तो उसमें सबसे ऊपर कौन सा नंबर होता है? 10 12 होते हैं ना, 10 और 12 ही सबसे तो ऊपर होते हैं। उसके बाद इधर एक चालू हो जाता है तो एक के बाद दूसरा टाइम हो जाता है। यानी कि याद रखिएगा 10 से 12, यानी कि सबसे ऊपर जो घड़ी का नंबर है जो 12 होता है सबसे ऊपर ना घड़ी में। तो याद रखिएगा जो मुसलमानों की संख्या की आज़ादी के समय 1951 में वो कितना थी दोस्तों? 10 से 12% थी। दोस्तों अब हमारे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का यानी कि पहले चैप्टर का जो 5th क्वेश्चन है वो आया है दोस्तों, कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, खुशी का दिन होगा और गम का भी। यह कथन किसका है? यानी कि दोस्तों जो कथन दिया गया है कि कल हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे और यह हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गम का दिन भी होगा, ये कथन किसका है? क्या दोस्तों यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है, या दोस्तों सरदार पटेल का है, या महात्मा गांधी का है, या मौलाना आज़ाद का है? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिसमें ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सी है, यानी कि महात्मा गांधी है, सही है। क्योंकि दोस्तों इसको महात्मा गांधी ने कहा था कि कल हम आज़ादी से तो अंग्रेजी गुलाम से तो आज़ाद हो जाएंगे, और ये जो दिन होगा हमारे लिए एक खुशी का भी दिन होगा और गम का भी दिन होगा। खुशी का दिन इसलिए होगा क्योंकि हम उस दिन आज़ाद हो रहे हैं, और गम का दिन इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि उस दिन हमारे बंटवारे भी हो जा रहे हैं। यानी कि भारत का आज़ादी के समय बंटवारा भी हो गया था ना भारत और पाकिस्तान में, इसलिए खुशी का दिन था। खुशी इसलिए कि आज़ाद हुए और गम इसलिए कि हम क्या हो गए, बट गए। तो इसको महात्मा गांधी जी ने कहा था। और इसने याद रखिएगा दोस्तों महात्मा जी ने आज़ादी की लड़ाई मतलब जो जश्न था उसमें भी अपने आप को शरीक नहीं किया था, यानी कि महात्मा गांधी आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुए थे। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट का, नक्शे फरियादी, दस्त ए सबा और जिंदा नामा किस कवि की प्रमुख कविता संग्रह है? यानी कि दोस्तों जो 3 कविताएं दी गई हैं नक्शे फरियादी, दस्त ए सबा और जिंदा नामा, एक किस कवि की रचनाएं हैं या किस कवि की प्रमुख कविता संग्रह है पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सहरिया लघुवानिया, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है फैज अहमद फैज, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है फिराका गोरखपुरी, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है अली सरदार जाफरी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो सभी कविताएं हैं, सभी कविता संग्रह है दोस्तों ये फैज अहमद फैज के हैं, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा भी सही है। दोस्तों इन सभी कविताओं की आप नाम याद रख लीजिए क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगला हमारा आता है प्रश्न। दोस्तों हमारा प्रश्न अगला है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का एक नकारात्मक प्रभाव कौन सा था? यानी कि दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का एक नकारात्मक प्रभाव हमें इन 4 ऑप्शनों में से पहचान करनी है। दोस्तों ऑप्शन ए है शक्ति विभाजन की धारणा को साकार किया गया, ऑप्शन बी है दोस्तों विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया, ऑप्शन सी है दोस्तों राज्यों की सीमाओं का निर्धारण एक रूपता के आधार पर किया गया, दोस्तों ऑप्शन डी है देश के कई इलाकों में अलगाव व छोटे छोटे राज्य बनाने की मांग लेकर आंदोलन शुरू हो गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों जो हमारा देश के
कई इलाकों में अलगाव और छोटे छोटे राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया। ये वाला ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। क्योंकि दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन से क्या हुआ, हर एक राज्य क्या करने लगे, अपने लिए अलग राज्य की मांग करने लगे। जहाँ जहाँ पर भी संघर्ष मतलब उठ पाया वहाँ पर संघर्ष क्या हो गया, राज्यों को नया बनाने के लिए उठ गया। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? यानी कि दोस्तों टू नेशन थ्योरी जो थी इसका समर्थन किसने किया था? ऑप्शन ए है कांग्रेस, ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी है हिंदू महासभा और ऑप्शन डी है दोस्तों समाजवादी पार्टी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग, क्योंकि दोस्तों द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग ने किया था और मुस्लिम लीग ने ही इसका समर्थन किया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रमुख कवित्री और कथाकार थी? यानी कि दोस्तों जो अमृता प्रीतम है ये मतलब किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखती हैं, किस भाषा की कवित्री हैं? तो पंजाबी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अमृता प्रीतम दोस्तों किससे संबंधित है, किस भाषा से संबंधित है? दोस्तों पंजाबी भाषा की। ठीक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो चैनल है दोस्तों इस पर हम सभी जितने भी हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट हैं दोस्तों उनके मतलब क्लास 12 के आर्ट्स के सबके वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखिए जिससे मुझे पता चले आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर आप पार्ट फर्स्ट की वीडियो देखना चाहते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया तो आप दोस्तों उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो हमारा पार्ट फर्स्ट वाली बुक है जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों समकालीन विश्व में राजनीति, अगर आप उसको देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप यहाँ आई बटन बनी होगी एक ऐसे करके दोस्तों उस पर दोस्तों अगर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको क्या मिलेगी, हमारी बुक फर्स्ट है उसके सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे क्योंकि दोस्तों मैंने उसके सारे एमसीक्यू पहले ही करा दिए हैं। दोस्तों अगर आप इन दोनों मतलब बुकों की कंबाइंड वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में जहां आपको लिंक मिल जाएगी जहां पर आप दोनों बुकों की कंबाइंड वीडियो देख सकते हैं। यानी कि एक ही वीडियो में दोनों बुकों के सारे एमसीक्यू देख सकते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दोस्तों जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उन सभी चैप्टर यहाँ पर लिखे गए हैं, यानी कि वो सब किस चैप्टर से संबंधित है उनका चैप्टर का नाम मैंने नीचे यहाँ पर लिखा है। देखिए जैसे कि ये सारे क्वेश्चन अभी मैं चैप्टर फर्स्ट के करा रहा हूँ, इसके बाद चैप्टर सेकंड के चालू होंगे, इसलिए मैंने कहा चैप्टर वाइज मतलब मैं इसे मिक्स करके नहीं सबके चैप्टर वाइज करा रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों अगला देखते हैं अपना क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अमृता प्रीतम ने किस पंजाबी साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया? तो दोस्तों ऑप्शन ए है इसके लिए हंस, ऑप्शन बी है नागमणि, ऑप्शन सी है कल्पना और दोस्तों ऑप्शन डी है नया पद। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसका सही आंसर है दोस्तों नागमणि है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे नागमणि किसकी रचना है भी पूछा जा सकता है तो उससे आप याद रखिएगा अमृता प्रीतम की रचना है और ये पंजाबी साहित्य में यानी कि पंजाबी साहित्य की पत्रिका थी। ठीक दोस्तों, यानी कि पंजाबी साहित्य की पत्रिका थी, यानी कि इसका मतलब यह है पंजाब से और पंजाबी भाषा से संबंध रखती है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि नागमणि किस भाषा में लिखी जाती थी, तो आप इसे याद रखिएगा पंजाबी। तो दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक क्या है, आप याद रखिएगा दोस्तों जो नागमणि होती है यानी कि जो नाग होता है दोस्तों वो क्या रहता है, उसके पास मणि रहती है और हम सभी जानते हैं दोस्तों नाग किसके पास रहता है, शिव जी के पास, और शिव जी ने क्या किया था, अमृत पिया था। तो इससे आप याद रखेंगे कि जो अमृत है वो किसके पास है, जो नाग वाला है उसके पास है। ठीक दोस्तों, यानी कि अमृत शिव जी के पास है, नाग वाले कौन है, शिव जी हैं। तो इससे आप याद रखिएगा और शिव जी के पास क्या है, नाग, तो यहाँ से आप याद रखेंगे नागमणि, यानी कि अमृता प्रीतम नागमणि नामक पंजाबी साहित्यिक पत्रिका का संपादन करती थी। ठीक दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सीमांत गांधी, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों सीमांत लीडर, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों हमारा पठान गांधी, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों लाल गांधी। दोस्तों आप याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी से जाना जाता था, यानी कि इनका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसा इसलिए था क्योंकि जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे दोस्तों ये सीमांत प्रांत से संबंधित थे, यानी कि जिस प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान रहते थे वो भारत के सीमा के अंत पर था और सीमा के अंत पे था, इसलिए दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी। दोस्तों सीमांत गांधी, सीमांत तो समझ गए कि सीमांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीमा के अंत पे थे, और गांधी इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये गांधी जी की विचारधारा को मानते थे खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों इसलिए सीमा के अंत पे होने के कारण इन्हें गांधी जी के विचारों को मानने के कारण सीमांत गांधी
गांधी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, इस छोटी सी ट्रिक से आप याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान सीमा पे रहते थे, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था और गांधी जी की विचारधारा को मानते भी थे। दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान किस सिद्धांत के घोर विरोधी थे? साम्यवाद, द्विराष्ट्र सिद्धांत, पूंजीवाद और संघवाद। दोस्तों आप याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान जी द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे। ठीक दोस्तों, ये नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो। ठीक दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विभाजन की त्रासदी को रचनाकारों ने किस रूप में व्यक्त किया? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों इसके लिए देश का बिखर जाना, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों आत्मा का बंटवारा, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों दिल के टुकड़े हो जाना, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों सभ्यता का पतन। दोस्तों आप याद रखिएगा, जो रचनाकार थे यानी कि दोस्तों जो रचनाएं लिखते हैं, जो फिल्म बनाते हैं, वह सब लोग क्या किए दोस्तों, जो देश का टुकड़ा हुआ था दोस्तों, यानी कि देश का जो विभाजन की त्रासदी थी दोस्तों, उसको दिल के टुकड़े हो जाने के रूप में व्यक्त किए। यानी कि उनका कहना था, भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है, क्या हुआ है, एक दिल के दो टुकड़े हो गए हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, एक दिल के दो टुकड़े हो जाना सही है। दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, जो महात्मा गांधी जी थे दोस्तों, उनकी हत्या हुई दोस्तों 30 जनवरी 1948। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 30 जनवरी 1948, क्योंकि दोस्तों उस दिन महात्मा गांधी जी की क्या होगी, हत्या हुई थी। ठीक दोस्तों देखिए 1948 तो आपको याद रहेगा, लेकिन दोस्तों आप क्या करेंगे, जो महीना और दिनांक है उसे भूल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन पेपर में ऐसे आएगा 1948 हर एक जगह लिखा रहेगा, लेकिन दोस्तों जनवरी फरवरी ऐसा करके जाएगा, कहीं पर 30 जनवरी दे देंगे, कहीं पर 30 फरवरी दे देंगे, कहीं पर 30 मार्च दे देंगे। तो दोस्तों आप इसको याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। दोस्तों जब गांधी जी की हत्या हुई थी, वो साल का पहला महीना था और महीने का लास्ट दिन था, यानी कि साल का पहला महीना यानी कि जनवरी, और महीने का लास्ट दिन यानी कि 30। तो आप इसको याद रखिएगा, 30 जनवरी को हत्या हुई थी और 1948 आप सभी को याद रहेगा। ठीक दोस्तों अगर न याद रहे 1948 तो इसके लिए भी आपको एक ट्रिक बता दूंगा। दोस्तों इसका एक ट्रिक है कि महात्मा गांधी की हत्या देश के आज़ाद होने के 1 साल बाद हुई थी, यानी कि देश के आज़ाद होने के 1 साल बाद हुई थी, पहले महीने में हुई थी और महीने के लास्ट दिन को हुई थी। तो इससे आपको क्या याद रहेगा, साल के आज़ादी के 1 साल बाद यानी कि 1948, क्योंकि 1947 में क्या हुई थी, हमें आज़ादी मिली थी। 1948 को महीने का पहला दिन यानी कि जनवरी, ठीक जनवरी के अलावा जो माफ करिएगा, साल का पहला महीना यानी कि दोस्तों जनवरी, और जो महीने का लास्ट दिन यानी कि 30 तारीख, इससे तीनों चीजें आपको याद हो जाएंगी। दोस्तों हो सकता है आपको अभी ये ट्रिक थोड़ा अच्छी ना लग रही हो, लेकिन दोस्तों जब आप परीक्षा में बैठेंगे, अगर आपको हमारी ट्रिक काम आ गई ना दोस्तों, तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज, अगर आपको ट्रिक अच्छी नहीं लग रही है तब भी दोस्तों आप इसे याद करने की कोशिश करिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साम्राज्य के कितने हिस्से में रजवाड़े कायम थे? यानी कि दोस्तों जब भारत आजाद हुआ तो उसके कितने हिस्से में रजवाड़े कायम थे? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आधे इलाके में, ऑप्शन नंबर बी है 1/3, ऑप्शन नंबर सी है 2/3, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1/4 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 1/3 में। और दोस्तों सबसे पहले किस रियासत ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी? यानी कि दोस्तों भारत में कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने क्या किया, सबसे पहले भारत से स्वतंत्र रहने की घोषणा की? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी, त्रावणकोर। ठीक दोस्तों, यानी कि दोस्तों मतलब घोषणा की, यानी कि कोशिश की उसने भारत से क्या होने की, बाहर होने की, यानी कि अपने आप को स्वतंत्र रखने की। तो सबसे पहले ट्राई किसने किया, ट्राई से क्या याद रखेंगे आप, त्रावणकोर। सबसे पहले ट्राई किसने किया था भारत से अलग होने के लिए, त्रावणकोर ने। ठीक, ट्राई से क्या, त्रावणकोर। लेकिन दोस्तों जो हमारे सरदार पटेल जी थे, इन्होंने इस भी से भारत में ही मिला लिया। तो इसे आप याद रखेंगे, त्रावणकोर से रिलेट करेंगे आप ट्राई को, ट्राई मतलब त्रावणकोर। तो दोस्तों सबसे पहले ट्राई किसने किया, त्रावणकोर ने ट्राई किया स्वतंत्र रहने के लिए, यानी कि सबसे पहले त्रावणकोर ने क्या की थी, घोषणा की थी कि हम भारत में नहीं शामिल होंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रावणकोर के बाद किस शासक ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की? यानी कि दोस्तों पहले तो ट्राई ने की, ट्राई किसने किया पहले, आप याद रखेंगे त्रावणकोर। लेकिन दोस्तों त्रावणकोर के बाद किस शासक ने घोषणा की? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, हैदराबाद के निजाम ने क्या किया, उसके बाद त्रावणकोर के बाद अपने आप को घोषणा की आजाद रखने की। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि त्रावणकोर के बाद जो हैदराबाद के शासक थे उसने अपने आप को क्या किया दोस्तों, स्वतंत्र रखने की घोषणा की। ठीक दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन अपना। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहता था? यानी कि दोस्तों नीचे चारों में से कौन सा ऐसा नवाब था, 4 ऑप्शन में से, जो
भारत में शामिल नहीं होना अरे संविधान भारत की संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहता था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है जूनागढ़, ऑप्शन नंबर बी है माफ करिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी है जूनागढ़, ऑप्शन नंबर सी है भोपाल, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों पटियाला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भोपाल। ठीक दोस्तों, दोस्तों भोपाल क्या था दोस्तों, इसको आप ऐसे रखेंगे दोस्तों, भोपाल के नवाब को भय था यानी कि डर था कि दोस्तों क्या हो जाएगा, भारत में आएगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसकी राजशाही खत्म हो जाएगी। तो भोपाल के नवाब को क्या था दोस्तों, भय था। ठीक दोस्तों, किससे भय था, भारत के संविधान सभा से भय था। किसको भय था संविधान सभा से, भोपाल के किसको, राजघराने को यानी कि भोपाल के शासक को भय था। तो इसको दोस्तों आप सदैव याद रखिएगा कि भय रहा था भोपाल के शासक तो कि वो संविधान के सभा में शामिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके जो रजवाड़ी है अरे नवाबगिरी है क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो नवाबी का भय भोपाल के शासक को था, इसलिए उसने संविधान सभा में प्रवेश ही नहीं किया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर चुनाव सबसे पहले कहाँ हुए थे। तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है दोस्तों मद्रास। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, यानी कि दोस्तों मणिपुर में सबसे पहले सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार पर चुनाव हुए थे। दोस्तों भारत में चुनाव होने से पहले मणिपुर में हुए थे। भारत में कब चुनाव हुआ था पहला आम चुनाव, जिसे हम 1951 1952 में देखते हैं हुआ था ना, लेकिन दोस्तों मणिपुर में हमारे 1951 1952 से पहले ही क्या हो गया था, चुनाव हो गया था। तो दोस्तों इसे आप याद रखिएगा, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार पर सबसे पहले चुनाव मणिपुर में हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। दोस्तों कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, दोस्तों आप इसे याद रखिएगा, जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था दोस्तों वो 1920 में हुआ था। ठीक दोस्तों, कब हुआ था, 1920 में हुआ था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रजवाड़ों के विलय में ऐतिहासिक भूमिका किसने निभाई। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है नेहरू, ऑप्शन बी है वीपी मेनन, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, ऑप्शन डी है अंबेडकर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि रजवाड़ों के विलय में जो सरदार पटेल जी थे उन्होंने ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। रजवाड़ों के विलय के लिए हस्ताक्षरित सहमति पत्र को क्या कहा गया। क्या दोस्तों उसको मतलब जो हमारे यहाँ असहमति पत्र था जिसपे साइन करके कोई भी रजवाड़ा भारत में शामिल हो सकता था, प्रवेश कर सकता था भारत में, उसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में। दोस्तों आपसे याद रखिएगा, उसे बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों प्रवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सेस बोलते हैं, यानी कि दोस्तों एक्सेस मतलब क्या होता है, प्रवेश करना होता है। तो दोस्तों इससे आप याद रखिएगा, एक्सेस से क्या याद रखेंगे आप, एक्सेस लिया जाता है ना, किसी चीज जगह पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें प्रवेश लेना पड़ता है। तो भारत में भी आने के लिए यानी कि भारत में शामिल होने के लिए, अपने आप को विलय कराने के लिए हस्ताक्षर किस पे किए गए थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि एक्सेस इसमें है ना, तो इससे आप याद रखेंगे क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब प्रवेश कराने के लिए एक सहमति पत्र जिसपे शामिल करके कोई भी क्या कर सकता था, अपने आप को भारत में शामिल कर सकता था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। तो हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नवाब, ऑप्शन नंबर बी राजा, ऑप्शन नंबर सी निजाम, ऑप्शन नंबर डी अमीर। दोस्तों आप याद रखिएगा, जो हैदराबाद का शासक था दोस्तों उसको निजाम कहा जाता था। ठीक दोस्तों, क्योंकि हर एक जगह के हम देखते हैं जो शासक होते हुए तो उन्हें बादशाह है तो नवाब है तो क्या कहा जाता है, महाराजा कहा जाता है, लेकिन जो हैदराबाद का शासक था उसको क्या कहा जाता था दोस्तों, निजाम कहा जाता था। ठीक दोस्तों, दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन हो गया है, निजाम द्वारा लोगों के खिलाफ भेजा गया अर्धसैनिक बल क्या कहलाता था। दोस्तों निजाम के पास अपनी एक आर्मी थी, एक अपनी सेना थी, एक अर्धसैनिक बल था दोस्तों जिसको उसने क्या किया था दोस्तों, लोगों को मारने के लिए, जो उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे दोस्तों, जो आज़ादी की मांग कर रहे थे, उनको मारने के लिए क्या किया था दोस्तों, उन्हीं को भेजा था। तो दोस्तों जो निजाम का जो सैनिक था, अर्धसैनिक बल था दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों उसको हम रजाकार कहते हैं। दोस्तों आप याद रखिएगा, जो रजाकार थे दोस्तों बहुत क्या थे दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों को मारते पीटते थे, बहुत लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्या कहते थे, डरा के धमकाते थे। तो जो दोस्तों ये रजाकार थे, ये निजाम के अर्धसैनिक बल थे। ठीक दोस्तों भारतीय सेना ने हैदराबाद में कब प्रवेश किया। दोस्तों हैदराबाद में भारतीय सेना ने कब प्रवेश किया, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी 1948 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया था। दोस्तों आज़ादी के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे, यानी कि दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ उस समय जो मणिपुर था दोस्तों एक रियासत हुआ करता था, वो उसके राजा हुआ करते थे। दोस्तों उस आज़ादी के समय पर जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय उसके राजा कौन थे, यह प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे। दोस्तों ऑप्शन ए है हरि सिंह, ऑप्शन बी है भूत चंद्र सिंह, ऑप्शन सी है उदय सिंह, ऑप्शन डी है गोपाल सिंह।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोधचंद्र सिंह। ठीक दोस्तों, इसको आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों? देखिए दोस्तों, जो मणिपुर है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? मणिपुर मतलब जिसके पास क्या है दोस्तों, मतलब एक रूप से आप जान सकते हैं मणि है। ठीक दोस्तों, जिसके पास दोस्तों क्या है, मणि है, वो क्या करेगा दोस्तों? हमेशा चमकेगा, हमेशा चंद्रमा की तरह क्या होगा, चमकेगा। तो दोस्तों मणिपुर आजादी के समय किसके पास था? बोधचंद्र के पास था। ठीक, यानी कि चंद्रमा से आप याद रखेंगे बोधचंद्र, यानी कि दोस्तों मणिपुर बोधचंद्र के पास था, तभी वो क्या हो रहा था दोस्तों? बहुत चमक रहा था। तो इससे आप याद रखेंगे चंद्र, चंद्र मतलब बोधचंद्र, और चंद्रमा के पास क्या है दोस्तों? मणि है, इसलिए चमकता रहता है, मणि चमकती रहती है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आप याद रखिएगा कि ऑप्शन बी इसमें बोधचंद्र सिंह सही है, क्योंकि दोस्तों मणिपुर के राजा आजादी के समय बोधचंद्र सिंह थे। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना आंदोलन के दौरान किस नेता की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हुई? यानी कि दोस्तों जो विशाल आंध्रा मूवमेंट हुआ था, उस दौरान किस नेता की भूख हड़ताल के दौरान मौत हो गई थी? दोस्तों आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोट्टू श्रीरामुलु। पोट्टू श्रीरामुलु की दोस्तों आंध्र प्रदेश के आंदोलन के दौरान क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। जब दोस्तों ये आंदोलन पे बैठे थे तभी इनकी क्या हो गई दोस्तों? जान चली गई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना किस तिथि को नया राज्य बनाया? यानी कि दोस्तों जो तेलंगाना स्टेट है वो किस तिथि को बनाया गया था, किस दिन बनाया गया था? तो दोस्तों इसको आप याद रखेंगे, जो तेलंगाना था दोस्तों, वो क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश से निकलकर दूसरा राज्य बना था। किससे बना था? आंध्र प्रदेश से निकलकर। और कौन सा राज्य बना था? दूसरा राज्य। तो 2 से आप याद रखेंगे 2 जून। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का एक नकारात्मक प्रभाव है। यानी कि दोस्तों निम्न में से जो 4 प्रभाव दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा प्रभाव है जो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन करने का क्या है? एक नकारात्मक प्रभाव है। यानी कि भाषाई आधार पर राज्यों को गठन करने से क्या नुकसान हुआ है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है शक्ति विभाजन की धारणा को साकार किया गया, ये तो सकारात्मक प्रभाव है, तो ये नहीं रहेगा सही ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, ये भी दोस्तों सही है, तो ये भी क्या रहेगा दोस्तों? नहीं रहेगा। ठीक, क्योंकि ये सकारात्मक प्रभाव है, ये भी सकारात्मक प्रभाव है। ऑप्शन ए भी, ऑप्शन बी भी, हमें इसमें नकारात्मक प्रभाव पूछ रहा है। तो चलिए अपना ऑप्शन सी देखते हैं, क्या वो नकारात्मक प्रभाव है? दोस्तों ऑप्शन सी है, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण एक रूपता के आधार पर किया गया। दोस्तों ये भी क्या है? ये भी सकारात्मक प्रभाव है दोस्तों, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। दोस्तों हमारा लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है, देश के कई इलाकों में अलग व छोटे राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया। हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन क्या है? सही है, क्योंकि दोस्तों एक नकारात्मक प्रभाव है। क्योंकि दोस्तों जब हमने राज्यों के भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, तो उससे क्या हुआ? देश के जो अलग अलग हिस्से थे उनमें क्या हुआ? उनमें छोटे छोटे अलग राज्य बनाने के लिए क्या हुआ? आंदोलन शुरू हो गया। तो दोस्तों एक नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक दोस्तों, ये वाला ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। यानी कि नीचे 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से सही कथन कौन सा है उसका हमें चयन करना है। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1950 में हुआ। दोस्तों क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। दोस्तों अगला ऑप्शन है, भारत का विभाजन 1946 में हुआ। नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। भारत का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, 1946 में हमारा विभाजन नहीं हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, देशी रियासतों की संख्या 565 थी। हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं एक बार दोस्तों, जब सब देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा है, भारत को स्वतंत्रता 1948 में मिली। नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन भी गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, देशी रियासतों की संख्या 565 थी, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने, अब दोनों जो क्वेश्चन है हमारे लास्ट क्वेश्चन है, अब इन लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इसी के बाद आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों औपनिवेशिक भारत में मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए कौन सी राजनीतिक संस्था बनाई गई थी? यानी कि दोस्तों जो हमारा औपनिवेशिक भारत था, यानी कि आज़ादी के पहले का भारत था जो, उसमें कौन सी ऐसी संस्था थी जो मुस्लिमों के हितों की रक्षा करती थी? यानी कि मुस्लिमों की हित की रक्षा करने वाली, मुस्लिमों का बात करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संस्था थी? तो दोस्तों उसका ऑप्शन जो ए है सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मुस्लिम लीग ही वो ऐसी संस्था थी जो मुस्लिमों की क्या करती थी? हितों की रक्षा करती थी औपनिवेशिक भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मुस्लिम लीग ए सही है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा सन 1947 में ब्रिटिश विभाजन का एक कारण था? यानी कि दोस्तों जो 4 कारण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा कारण था जो 1947 में भारत के विभाजन का क्या हुआ दोस्तों? एक कारण
कारण बना, यानी कि भारत के विभाजन का जो सही कारण है इन नीचे 4 ऑप्शनों में से उसकी पहचान करनी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है द्विराष्ट्र सिद्धांत, यही हमारा क्या है दोस्तों सही ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर ही क्या किया गया, भारत का विभाजन किया गया। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ दोस्तों आपके चैप्टर फर्स्ट के सारे एमसीक्यू समाप्त होते हैं। दोस्तों अगर आप इसका प्रश्न उत्तर और दोस्तों आप इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जा सकते हैं। दोस्तों अब आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।